अस्सलाम डियर स्टूडेंट, तो आज हम एंजाइम का पूरा चैप्टर करेंगे। एंजाइम के करैक्टरिस्टिक्स क्या है, एंजाइम की इम्पोर्टेंस क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंजाइम की क्लासिफिकेशन क्या है, और वाई हम जो एंजाइम को क्लासीफाई क्यों करते हैं, वाई वी क्लासीफाई द एंजाइम, ये देखेंगे। एंजाइम रेगुलेशन देखेंगे, इसके अलावा एंजाइम इनहिबिशन देखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी के देखेंगे, आइसोजाइम्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम एंजाइम हम देखेंगे, और उनकी लोकेशन देखेंगे। तो ये पूरे चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो एंजाइम जितने भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, ये सारे एंजाइम की मौजूदगी में हो रहे होते हैं। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ये किसकी मौजूदगी में हो रहे होते हैं? एंजाइम की मौजूदगी में हो रहे हैं। तो स्क्रीन मेरे ख्याल से आप नज़र आ रही है सबको। तो वर्चुअली ऑल द रिएक्शन इन द बॉडीज आर मीडिएटेड बाय एंजाइम। ठीक है। Protein catalyst that increase the rate of reaction without being changed in the overall reaction। तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, enzymes are the biological catalyst which increase the rate of reaction by lowering the energy of activation without being consumed in the reaction। ठीक है। enzymes are the biological catalyst which increase the rate of reaction by lowering the energy of activation without being consumed in the reaction। तो इसको मैं एक आपको फिगर के जरिए दिखाता हूँ इसको, कि एंजाइम किस तरह जो है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कैसे करते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास एक सबस्ट्रेट पड़े हुए हैं। ठीक है। ये आपके पास सबस्ट्रेट पड़े हुए हैं, ये क्या है आपके पास? सबस्ट्रेट पड़े हुए। ठीक है। इन्होंने कन्वर्ट होना है कि इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि नो एनर्जी स्टेट के अंदर चेंज होना है। ये एनर्जी ग्राफ है। ठीक है। ये क्या है? एनर्जी ग्राफ है। ये आपके पास क्या है? एक एनर्जी ग्राफ है। ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हाईएस्ट एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, या हाईएस्ट एनर्जी स्टेट बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल आपके पास फ्री रेडिकल्स हैं H2O2 जो आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है। इनको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए कितनी चाहिए? 78 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए। ठीक है। 78 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए। ठीक है। तो इतनी इसको एनर्जी चाहिए। ठीक है। 78 किलो जॉल पर मोल। अब जिन सबस्ट्रेट के पास इतनी एनर्जी होगी 78 किलो जॉल पर मोल, वो खुद ही जो है ना प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से कुछ मालिक्यूल के पास होगी जो 78 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो कि इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली कन्वर्ट होने के लिए हमें एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम कोई इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट लाइक प्लाटिनम ऐड कर दें इधर, तो ये 49 किलो जॉल पर काम करना शुरू कर देता है। ठीक है। 49 किलो जॉल पर मोल पे काम करना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो अगर हम इसमें एक एंजाइम यूज करते हैं कैटालेज, ठीक है, अगर हम एक एंजाइम यूज करते हैं कैटालेज, तो ये और जो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देगा। यानी कि पहले 49 केजी पे काम कर रहा है, अब ये 8 किलो जॉल पर मोल पे काम करना शुरू कर देगा। ठीक है। अब ये किस पे काम करना शुरू कर देगा? 8 किलो जॉल पर मोल। तो ये जो एंजाइम है, इन्होंने जब सबस्ट्रेट को अपने साथ लगाया तो इसने कितनी एनर्जी कम कर दी? 8 किलो जॉल पर मोल पर। पहले यानी कि 78 किलो जॉल पे प्रोडक्ट के अंदर H2O2 हो रहे थे कन्वर्ट, अब सिर्फ 8 किलो जॉल पर मोल पे ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये देखिए एंजाइम कितने एफिशिएंट हैं, कितनी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी कि जो स्टार्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए। इसलिए जब हम कोई गाड़ी बनाते हैं तो हम देखते हैं जो सबसे कम फ्यूल खाती होगी उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत कम होगी, और उससे हमारे पास जल्दी जो है
स्पीड भी जल्दी अटेन कर देती है और इंजन की एफिशिएंसी भी उसकी ठीक होती है। तो ये क्या करते हैं एंजाइम बॉडी के अंदर सबस्ट्रेट को अपने साथ लगाते हैं और उसके अंदर मॉडिफिकेशन लेके आते हैं, कैटालिसिस लेके आते हैं। वो कैटालिसिस कोवलेंट हो सकती है, आयनिक हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए हो सकती है, हाइड्रोफोबिक के जरिए इंटरेक्शन होती है बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एक्टिव साइट। तो चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो जाती है और प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है। क्या बनना शुरू हो जाता है? प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है। तो हर एंजाइम की एक एक्टिव साइड होती है, ठीक है, जिसके ऊपर आके सबस्ट्रेट आके लगता है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। ये एंजाइम की एक्टिव साइड है, इसके ऊपर आके सबस्ट्रेट आके लगा और ये प्रोडक्ट के अंदर चेंज हुआ। तो जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट लग जाता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर चेंजेस आती हैं और एनर्जी कम होती है, ठीक है, और जो सबस्ट्रेट है वो हमारे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैंने डेफिनेशन में भी यही बताया कि एंजाइम क्योंकि प्रोटीन नेचर होते हैं और प्रोटीन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, तो प्रोटीन्स आर द बायोलॉजिकल proteins are the biological molecule which increase the rate of reaction by lowering, ये देखें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लो कर है, by lowering the energy of activation without being consumed in the reaction। तो जब ये रिएक्शन परफॉर्म कर चुके होते हैं तो दोबारा अवेलेबल होते हैं किसी और सबस्ट्रेट को पकड़ें और उसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो ये किस तरह वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं उसको हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अब ये इसकी फिजिकल डेफिनेशन है विद फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एंजाइम्स आर सॉल्युबल और जब वाटर सॉल्युबलाइज कर जाते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन विच हैव, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता, उसमें हमें पार्टिकल नजर आते हैं। दे आर थर्मोलेबाइल, थर्मोलेबाइल का मतलब है दे आर अफेक्टेड बाय हीट एंड टेम्परेचर। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पे मैक्सिमम वर्क करते हैं और अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो डीनेचर हो जाएंगे और लो कर देंगे तो इनकी एक्टिविटी सीज हो जाएगी। इसी तरह जो हमारे एंजाइम है एक खास पीएच के ऊपर वर्क करते हैं जो कि उसकी ऑप्टिमम पीएच होती है। अगर आप उसकी पीएच कम या ज़्यादा करेंगे तो उसकी एक्टिव साइड आयोनाइज हो जाएगी और डीनेचर हो जाएगी और वो अपना फंक्शन छोड़ देंगे। इसी तरह रेडिएशन से भी ये डीनेचर हो जाते हैं, ठीक है, अगर आप रेडिएशन देते हैं तो तब भी ये इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा इनकी रेगुलेशन होती है, कूलेंट रेगुलेशन, एलोस्टेरिक रेगुलेशन और हार्मोनल रेगुलेशन होती है, ट्रिमिंग होती है इनके अंदर। इसके अलावा दे आर हाईली स्पेसिफिक, मीन के अगर सक्रोज है वो उसको सक्रेज जो है सिर्फ सक्रोज को डाइजेस्ट करेगा, लैक्टेज है वो सिर्फ लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो दे आर हाईली स्पेसिफिक विद फ्यू एक्सेप्शंस, ठीक है। ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं क्योंकि प्रोटीन इन नेचर है एंड प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सिर्फ हम लिविंग थिंग्स के अंदर से ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन विट्रो हम इसको किसी और आर्टिफिशियल वे से नहीं कर सकते। मसलन मोस्टली हम जो एंजाइम हासिल करते हैं वो बैक्टीरिया और फंजाई से, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है अब्जॉर्प्टिव। ये एंजाइम नीचे वेस्ट में रिलीज करते हैं, तो जो ही ये रिलीज करते हैं अपनी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए और ऑब्जॉर्व करने के लिए, तो हम उसको फिर उधर से प्यूरिफाई करके यूज करते हैं, ठीक है। तो एंजाइम को आपको मैंने बताया कि थ्री में अगर इनको देखें तो सारे ग्लोबुलर होते हैं, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और इनका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत हाई होता है। सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल होता है द मॉलिक्यूल द एंजाइम एक्ट्स अपॉन टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, यानी कि एक्टिव साइड के ऊपर जाके जो चीज लगती है वो सबस्ट्रेट होती है और वो प्रोडक्ट में बाद में कन्वर्ट होता है। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट, द स्पेसिफिसिटी इज डिटरमाइंड बाय द एक्टिव साइड, ठीक है। और एक्टिव साइड क्या होती है? एक्टिव साइड को हम क्या कहते हैं? थ्री डिमेंशनल पॉकेट, ठीक है। एक्टिव साइड को हम ये एक्टिव साइड है, थ्री डिमेंशनल पॉकेट वेयर सबस्ट्रेट कैन अटैच एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। थ्री डिमेंशनल पॉकेट वेयर सबस्ट्रेट कैन अटैच एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक है, वो उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइड, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन आती है एक्टिव साइड में तो प्रोडक्ट बनते हैं।
कैटलिस्ट जो एंजाइम है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट की कई ज़्यादा टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो कि एंजाइम है, इनऑर्गेनिक मेटल हो सकती हैं। मसलन अभी हमने एक एग्जांपल किया है कि अगर हम प्लाटिनम डाल देते हैं H2O2 के अंदर तो पहले वो 78 किलो जॉल पे वर्क करता है, लेकिन जब हम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट डाल देते हैं तो वो 49 किलो जॉल। तो ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को तेज करते हैं बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो पहले हम सबस्ट्रेट के एंड के ऊपर एज लगा देते थे, तो सफिक्स एज लगा देते थे तो एंजाइम का नाम बन जाता। मसलन सक्रोज है, उसके एंड के ऊपर एज लगा दिया तो सक्रेज, ये सक्रोज को डाइजेस्ट कर देगा। लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज है, इसी तरह ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडेज है, हाइड्रोलिसिस करने के लिए हाइड्रोलेज है। और कुछ एंजाइम के अभी तक ट्रेवियल नेम यानी कि कॉमन नेम चले आ रहे हैं, जिनके जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जिनके एंड के ऊपर इन आता है, मसलन पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, ठीक है, इनके ऊपर इन ही आ रहा है अभी तक। तो ये क्यों जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की? पहले जो एंजाइम था उसमें हमें रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पता चल रहा था, कौन सा सबस्ट्रेट अटैच हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। तो फिर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने ना एंजाइम को जो है एक यूनिक नाम दिया, एक यूनिक कोड दिया, कोड नंबर, जो उसको किस तरह वो रिएक्शन कैटलाइज करता है और कौन से उसमें सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है, वो सारा कुछ ये बता देता है। ठीक है, बहरहाल आपने ये जो नोमेनक्लेचर कंप्लीट है इसको नहीं याद करना, आपने 6 क्लासेस जो हम क्लासीफाई करेंगे उनको याद करना है। ठीक है, नोमेनक्लेचर अगर आपने याद करना है तो मेरी ऑनलाइन एक बुक है एंजाइम के ऊपर, तकरीबन उसके 400 पेजेस हैं, तो उसमें नोमेनक्लेचर पूरा गिवन है, लेकिन वो आपके लिए अभी क्योंकि बीएस लेवल पे इम्पोर्टेंट नहीं है। Enzymes are grouped into 6 classes, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, each with several सब क्लासेस। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल दी हुई है कि हेक्सोकाइनेज क्या करता है, ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन करता है 6 कार्बन के ऊपर एटीपी की मौजूदगी में। ठीक है, तो इसका कॉमन क्या है, नेम हेक्सोकाइनेज, लेकिन अगर इसका नोमेनक्लेचर के लिहाज से देखें तो इसको कहते हैं एटीपी डी हेक्सो 6 फास्फोट्रांसफरेज, और इसको एंजाइम क्लासिफिकेशन नंबर दिया गया था 2711। अब जो फर्स्ट डिजिट होता है ये क्लास को रिप्रेजेंट करता है, और 7 डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सा ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, और अगला डिजिट रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा ग्रुप एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, और ये ओवरऑल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एटीपी डी हेक्सो 6 फास्फो ट्रांसफर, इसका मतलब है एटीपी से फास्फेट ग्रुप निकलता है, ग्लूकोज को मिलता है, ग्लूकोज के छठे कार्बन के ऊपर लगता है, क्योंकि ये ट्रांसफर हो रही है तो ये सेकंड क्लास का एंजाइम है। ठीक है, ट्रांसफरेज क्लास का एंजाइम है, तो इसको ये इसका साइंटिफिक नेम है और ये इसका दूसरा एंजाइम क्लासिफिकेशन कोड नंबर है। दिस आइडेंटिफाई द हेक्सोकाइनेज एज ए नंबर ऑफ क्लास 2, सब क्लास 7 फास्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, और सब क्लास 1 अल्कोहल जो है वो एक्सेप्टर है। Finally, the term hexo-6 indicates that alcohol phosphorylate is at the carbon number of 6 carbon. तो इसके ये क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम है, उसके लिए मैंने आपको फार्मूला दिया हुआ है ओथलेल। अगर आपको शार्ट क्वेश्चन आ जाए कि नेम द 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम्स, तो आपने तरतीब से लिखना है। अगर आपने तरतीब नहीं दी होगी ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो फिर वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो उसके लिए ओथलेल एक मैंने आपको फार्मूला बताया है ओथलेल। ओ से बनता है ऑक्सीडोरेडक्टेज, टी से बनता है ट्रांसफरेज, एच से बनता है हाइड्रोलेज, एल से बनता है लाइएज, आई से बनता है एसोमरेज, और एल से बनता है लाइगेज। ओ से ऑक्सीडोरेडक्टेजेस, टी से ट्रांसफरेजेस, एच से हाइड्रोलेजेस, एल से लाइएजेस, आई से एसोमरेजेस, और एल से लाइगेजेस। ठीक है, तो ऑक्सीडोरेडक्टेजेस में सारे एंजाइम आ जाएंगे जो कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करते हैं। ठीक है, सारे एंजाइम जो कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करते हैं उनको हम ऑक्सीडोरेडक्टेज क्लास के एंजाइम कहते हैं। मसलन या कोई इनके सब क्लासेस हैं ऑक्सीडेजेस और रिडक्टेजेस। ये जो रिएक्शन है इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। तो इसमें लैक्टेट से ये जो 2 हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है ये लैक्ट्राइट से निकलते हैं, NAD को मिलते हैं। अब लैक्टेट की क्या हो रही है,
लैक्टेट की क्या हो रही है, लैक्टेट की और क्या हो रही है, लैक्टेट की क्या हो रही है, इसमें ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन का पता ये है कि डेफिनेशन ही ये है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ये क्या होती है ऑक्सीडेशन, और गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन ये होती है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इसके अपोजिट होगी, वो आप देख लीजिएगा। तो इधर से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो NAD को मिलते हैं, वो NADH प्लस H में चेंज हो जाता है, और ये जब ये निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो ये जो लैक्टेट है ये पायरुवेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि जो NADH है अपने इलेक्ट्रॉन देता है इसको, ठीक है। इस केस में क्या होता है, इसकी ऑक्सीडेशन, इसकी रिडक्शन हो जाती है कि इसमें लैक्टेट में, ठीक है। जब एनरोबिक कंडीशन होती है तो हमारी बॉडी में पायरुवेट से लैक्टेट ज्यादा बनता है और उस वजह से पेन भी होती है। ट्रांसफरेजेस, ट्रांसफरेजेस क्या होते हैं, कोई ऐसा ऐसे एंजाइम जो कि कैटलाइज करते हैं किसी भी ग्रुप की ट्रांसफर को, ठीक है। वो मिथाइल ग्रुप है, माइनो ग्रुप है, फास्फोरिल ग्रुप है, ठीक है। एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल में जब ये ट्रांसफर होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफरेज क्लास के एंजाइम। तो कोई भी अगर एंजाइम अगर कोई ग्रुप ट्रांसफर कर सकता है, वो मैथनल ग्रुप है, माइनो ग्रुप है, फास्फोरिल ग्रुप है, या कोई और ग्रुप है, वो अगर एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल में ट्रांसफर कर रहा है तो वो ट्रांसफरेज क्लास का एंजाइम है। मसलन इसमें आपने पढ़ा था ये पीछे एग्जांपल में कि ये जो हेक्सोकाइनेज है ये ATP से फास्फेट ग्रुप लेता है और ग्लूकोज के छठे कार्बन के ऊपर लगा देता है। तो ATP से फास्फेट ग्रुप ट्रांसफर हुआ ग्लूकोज के ऊपर, ग्लूकोज 6 फास्फेट बना और ये ATP ADP में चेंज हो जाएगा। तो ये भी ट्रांसफरेज की क्लास की एग्जांपल है। तो इसमें क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में ये सीरीन माइनो एसिड ग्लाइसिन में चेंज हो रहा है, तो ये मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है टेट्राहाइड्रोफोलेट को, तो ये मिथाइलेटेड टेट्राहाइड्रोफोलेट बन रहा है, ठीक है। और ये जो आपका हाइड्रोक्सल ग्रुप है ये वाटर की फॉर्म में निकल रहा है और सीन इन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज इस एंजाइम को परफॉर्म कर रहा है। हाइड्रोलेज में क्या होता है, इट कैटलाइज द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर। कौन कौन से क्लीवेज होती है, CC, CN, CP बॉन्ड्स की क्लीवेज होती है एंड द एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसमें वाटर ऐड हो रहा है तो इसमें CN बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है, CN और CN बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एंजाइम क्लीवेज करते हैं CN, CP, CO बॉन्ड्स की, उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलेज क्लास में। इसमें क्या होता है, ये जितने भी पैंक्रियाटिक GIT ट्रैक के एंजाइम है, लाइक पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम है, ये सारे हाइड्रोलेज क्लास के हैं। जिसमें लाइपेज है, ये लिपिड की डाइजेशन करता है वाटर की मौजूदगी में, माइलेज है स्टार्च की डाइजेशन करता है वाटर की मौजूदगी में, इसी तरह लैक्टेज है, माल्टेज है और सक्रेज है, ये वाटर की मौजूदगी में काम करते हैं। तो ये सारे हाइड्रोलेज क्लास के एंजाइम हैं। इसी तरह लाइएज, इसमें भी क्लीवेज होती है CC, CN, CP बॉन्ड और CS बॉन्ड्स की, बट विदाउट विदाउट वाटर, या एनहाइड्रस क्लीवेज कह सकते हैं, जो वाटर के बगैर होती है। एनहाइड्रस क्लीवेज ऑफ CC, CS, CN, CP बॉन्ड्स एंड जहां पे क्लीवेज होगी उससे प्रीवियस एटम के अंदर डबल बॉन्ड रह जाएगा। इधर आप देख सकते हैं द एंजाइम व्हिच कैटलाइज द क्लीवेज ऑफ CC, CS, CP, CN बॉन्ड्स लीविंग बिहाइंड डबल बॉन्ड, लीविंग बिहाइंड डबल बॉन्ड। यहाँ से ये पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज CC बॉन्ड की क्लीवेज कर रहा है विदाउट वाटर। तो यहाँ से क्लीवेज हुई है तो आप देखें कि प्रीवियस एटम जो एस्टाल्डिहाइड बनेगा वो उसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज होता है, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है। आगे एसोमराइजेशन क्या होता है, द एंजाइम व्हिच कैटलाइज द एसोमराइजेशन और ऑप्टिकल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल विद इन द सेम मॉलिक्यूल, ठीक है, एटम। इट कैटलाइज द रैसमाइजेशन और ज्योमेट्रिक रीअरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द सेम मॉलिक्यूल, विद इन द सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। उसी मॉलिक्यूल के अंदर चेंजेस आती हैं स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं,
आइसोमरेज क्लास का एंजाइम। द एंजाइम व्हिच कैटलाइज द राइसोमराइजेशन ऑफ ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिक आइसोमर विद इन द सेम मॉलिक्यूल, इधर आपने लिखना है विद इन द सेम मॉलिक्यूल आर नोन एज आइसोमरेज क्लास एंजाइम। ठीक है, ये देखिए मसलन ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट के अंदर चेंज हो जाता है ग्लाइकोलिसिस में आइसोमरेज एंजाइम की मौजूदगी में, तो ये भी आइसोमरेज है। इसमें क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट, ये मिथाइल ग्रुप अंदर आ रहा है, ये ब्रांच में था, अब ये स्टेट चेन में आ रहा है। मिथाइल मेलोनाइल को म्यूटेज, जिसको फंक्शन होने के लिए विटामिन B12 की एज ए कोफैक्टर जरूरत होती है, तो ये पहले ब्रांच में था, अब ये स्टेट चेन में आ गया, यानी कि मिथाइल मेलोनाइल को सक्सिनाइल को में चेंज हो गया, मिथाइल ग्रुप अंदर आ गया। लाइगेज में क्या होता है कि इट कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड OSN कपल टू द हाइड्रोलिसिस ऑफ हाई एनर्जी फास्फेट, यानी कि इसमें दो छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं और इसमें ATP रिक्वायर्ड होती है। इसमें क्या होता है, कार्बन के साथ दूसरे मॉलिक्यूल जिसके में O है, S है या अमाइनो ग्रुप है, उनकी एडिशन होती है और इसमें आप देखें CC बॉन्ड की एडिशन हो रही है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऐड हो रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की फॉर्म में इधर ऐड हो रहा है किस एंजाइम की मौजूदगी में, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो इसको वर्क करने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है, A B C। A से मीन ATP रिक्वायर्ड है, B से मीन पायोक्टिन एज कोफैक्टर है और C से मीन कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड लगती है बायोटिन के ऊपर, तो बायोसाइटन कार्बोक्सिलेटर बायोसाइटन बनता है। फिर वो जो है बायोसाइटन जो है वो अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप देता है इधर, तो वो ऑक्सालो एसीटेट बनता है। तो ये 3 कार्बन कंपाउंड 4 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो रहा है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में ये वाला रिएक्शन होता है। कोफैक्टर क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज नोन एज कोफैक्टर। कोफैक्टर की दो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड को-सबस्ट्रेट। प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर कोफैक्टर कोवलेंटली या परमानेंटली बाउंड है या स्ट्रांग फोर्सेस से, परमानेंटली बाद में उतर भी सकता है। एंजाइम अगर कोवलेंटली को लगा हुआ है किसके साथ, कोफैक्टर के साथ, कोफैक्टर अगर एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाय कोवलेंट फोर्सेस के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। इफ द एंजाइम एंड कोफैक्टर अटैच बाय कोवलेंट फोर्सेस दिस इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसमें FAD एंड पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है। और को-सबस्ट्रेट बॉन्डिंग के लिहाज से दूसरी टाइप है, अगर नॉन कोवलेंट के फोर्सेस के साथ जो आपका कोफैक्टर है वो जुड़ा हुआ है एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, को-सबस्ट्रेट, मसलन NAD एंड पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। आगे है नेचर के लिहाज से दो क्लासेस हैं जो कोफैक्टर की, एक है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में कोएंजाइम आ जाते हैं, ऑर्गेनिक में क्या आ जाता है, कोएंजाइम। ठीक है, तो कोएंजाइम आर डिफाइंड एज हीट स्टेबल लो मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ठीक है, और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कौन से हैं, मसलन फेरिक है, फेरस है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है और जिंक है। तो ये जितने भी एंजाइम हैं जिनको फंक्शन करने के लिए कोफैक्टर की जरूरत होती है वो कम्प्लेक्स एंजाइम होते हैं। वो क्या होते हैं, कम्प्लेक्स एंजाइम। ठीक है, तो कम्प्लेक्स एंजाइम को फंक्शन करने के लिए कोफैक्टर की जरूरत होती है, लेकिन सिंपल एंजाइम एक ही प्रोटीन के बने होते हैं, उनको फंक्शन करने के लिए किसी कोफैक्टर की जरूरत नहीं होती। मसलन सक्रोज है, उसके ऊपर इन्वर्टेज, इसको सक्रेज भी कहते हैं, तो वर्क करता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। कम्प्लेक्स एंजाइम है वो तभी फंक्शनल होते हैं जब उनके साथ कोफैक्टर लगा होता है। तो अगर तो एपो एंजाइम के साथ कोफैक्टर लग गया तो वो कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम जिसको हालो एंजाइम कहते हैं उसमें चेंज हो जाएगा, और अगर कोफैक्टर एपो हालो एंजाइम से उतर जाएगा वो एपो एंजाइम में चेंज हो जाता है। तो ये कोएंजाइम है, थायामीन है, इसकी एक्टिव फॉर्म थायामीन पायरोफॉस्फेट है, डीकार्बोक्सिलेज में वर्क करता है। इसी तरह राइबोफ्लाविन से FAD बनता है, ये डॉक्स रिएक्शन में यूज होता है या ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अभी हमने पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में ये FAD और NAD दोनों कोफैक्टर हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के, अभी हमने पढ़ा है। पेरिडोक्सिन है, इससे पेरिडोक्सिल फास्फेट बनता है। जितने भी माइनो ट्रांसफरेजेस हैं, एलानिन माइनो ट्रांसफरेज,
अस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज, इनका ये कोफैक्टर है। इसी तरह निकोटिनिक एसिड से NAD बनता है, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में एज ए कोफैक्टर यूज होता है, उन एंजाइम का ये कोफैक्टर है। इसी तरह पेंटोथेनिक एसिड से कोएंजाइम A बनता है, जो असाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने वाले एंजाइम का कोफैक्टर होता है। इसके अलावा कोएंजाइम फैटी एसिड सिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म में हेल्प आउट करता है। तो बायोटिन की एक्टिव फॉर्म बायोसाइटिन है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हेल्प आउट करता है। अभी हमने पाइवेट कार्बोक्सिलेज का फंक्शन पढ़ा है। फोलिक एसिड है, ये टेट्राहाइड्रोफोलेट का इसकी एक्टिव फॉर्म है और ये मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने में हेल्प आउट करता है। अभी हमने एक एग्जांपल की है। विटामिन B12 है, ये मोस्टली एसोमरेज क्लास के एंजाइम का जो कोफैक्टर होता है, डीऑक्सी एडिनोसिल कोबालामीन। अभी हमने पढ़ा है म्यूटेज एंजाइम, जो कि मिथाइल मेलोनाइल कोए को सक्सीनाइल कोए में चेंज करता है, उसको विटामिन B12 की चेंज, ये इंट्रा मालिकुलर रीअरेंजमेंट में करता है। मसलन एसोमरेज क्लास के एंजाइम का ये कोफैक्टर है। रफली जो हमारी बॉडी के 1/3 एंजाइम है वो मेटालो एंजाइम है, यानी कि उनको फंक्शन करने के लिए मेटालाइन कोफैक्टर की जरूरत होती है। मसलन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, उसको कॉपर चाहिए। कैटलेज और पेरोक्सीडेज को फेरस और फेरिक चाहिए। पायरुवेट काइनेज को पोटाशियम चाहिए। मैंगनीज को हेक्सोकाइनेज चाहिए और मैग्नीशियम भी चाहिए। हेक्सोकाइनेज को मैग्नीशियम या मैग्नीज चाहिए। आर्जिनेज को मैग्नीज चाहिए। ग्लूटाथाइन और पेरोक्सीडेज को सिलेनियम चाहिए। कार्बोनिक एनहाइड्रेज को जिंक चाहिए। इसमें 3 इंपॉर्टेंट है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ग्लूटाथाइन और पेरोक्सीडेज और हेक्सोकाइनेज। बाद आर्जिनेज का भी आ जाता है। ये PPSC की एग्जाम की बात कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, तो आपको मैं बता चुका हूँ कि एक्टिव साइट 3 डिमेंशनल पॉकेट होती है, जिसके ऊपर सबस्ट्रेट आके लगता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है और फिर वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाता है। ये आप देख सकते हैं 3 डिमेंशनल पॉकेट वेयर सबस्ट्रेट अटैच एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है। When Y energy required to transition state is lower than the active site, तो एक्टिव साइट को हम मैजिक पॉकेट कहते हैं, जो कि स्टेबलाइज करती है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट कैसे स्टेबलाइज होती है? सबस्टेट इधर आके लगता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और इधर रिएक्टिव ग्रुप्स बन जाते हैं, यानी कि इसमें कैटालिसिस होती है, कोवलेंट हो सकती है अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो सकती है, जिसको एसिड बेस कैटालिसिस भी कहते हैं। एसिड बेस कैटालिसिस में इलेक्ट्रॉन का आना और जाना लगा रहता है। ठीक है। और कोएंजाइम हेल्प करते हैं इस कैटालिसिस के दौरान, जिसकी वजह से एंजाइम फुल्ली फंक्शनल होता है। आगे दूसरी प्रॉपर्टी है एंजाइम की कैटालिटिक एफिशिएंसी। कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या होती है कि एक एंजाइम है वो 1 सेकंड के अंदर कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। मोस्टली 1 सेकंड के अंदर 100 से 1000 प्रोडक्ट बनते हैं एक एंजाइम से। तो इसमें कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर एंजाइम मॉलिक्यूल पर सेकंड इज नोन एज टर्नओवर नंबर, या उसको कैटालिटिक एफिशिएंसी कहते हैं। यानी कि एक एंजाइम है, उसकी एक्टिव साइट के ऊपर जितने सबस्ट्रेट 1 सेकंड के अंदर लाग के वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाते हैं, तो ये कैटालिटिक एफिशिएंसी है। तो स्पेसिफिसिटी क्या है? एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक टुवर्ड्स विद देयर सबस्ट्रेट विद फ्यू एक्सेप्शन। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास 3 एंजाइम है। ट्रिप्सिन ये सिर्फ लाइसिन और आर्जिनिन को डाइजेस्ट करेगा, क्योंकि इसकी जो एक्टिव साइट है इसके अंदर एसिडिक अमीनो एसिड है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ये बेसिक अमीनो एसिड क्यों कट करता है? क्योंकि बेसिक अमीनो एसिड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इनकी साइड चेन के ऊपर एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप होता है, वो इंट्रैक्शन होती है और कट लगता है यहाँ पे। इसी तरह काइमोट्रिप्सिन ये बेंजीन रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड को कट करता है, ये है ना, स्टीरिंग इंट्रैक्शन की वजह से, यानी कि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर जो होते हैं बेंजीन रिंग के, उनके दरमियान इंट्रैक्शन होती है और कट लगता है एरोमेटिक अमीनो एसिड के ऊपर। लास्ट स्टेज ये सिर्फ एलानिन और ग्लाइसिन को कट करता है और इसकी एक्टिव साइट शालो होती है और हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, इसलिए ये ग्लाइसिन और एलानिन को कट करता है। कोफैक्टर को हम डिस्कस कर चुके हैं। रेगुलेशन एंजाइम के हम डिटेल में करेंगे। लोकलाइजेशन, ठीक है, लोकलाइजेशन में विद इन द सेल क्या है कि जो एंजाइम है वो हाईली लोकलाइज्ड है, वो उनकी लोकेशन चेंज नहीं होती। इसी वजह से जो रिएक्शन एक आर्गन में होते हैं वो दूसरे आर्गन में नहीं होते।
फॉर एग्जाम्पल माइट्रोकांड्रिया के अंदर होती है, माइट्रोकांड्रिया के अंदर होती है सिट्रिक एसिड साइकिल होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होती है यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होती है और कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस होती है। क्यों? क्योंकि इसके एंजाइम सिर्फ माइट्रोकांड्रिया के अंदर होते हैं। इसी तरह ग्लाइकोलाइसिस, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, फैटी एसिड सिंथेसिस और ट्रांसलेशन ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। दोनों प्रोसेस जो मिक्स होते हैं, मसलन ग्लूकोनियोजेनेसिस और यूरिया सिंथेसिस, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हो रही होती है और साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी कि कुछ रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और कुछ हो रही होती हैं किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं एक बच्चा है जो अपनी कमीज नहीं उतारा, फिर अम्मी यानी कि एंजाइम आता है उसको फ्लैंकिंग पोजीशन यानी कि इसके बाजू ऊपर करती है और फिर उसकी शर्ट इजीली उतर जाती है, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, और रिलैक्स हो जाता है। जब रिलैक्स हो जाता है तो एनर्जी कम हो जाती है। तो ये क्या अम्मी क्या कर रही है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को काम कर रही है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो वो प्रोडक्ट इजीली बन जाएगा। तो जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो इसमें एसिड बेस कैटालिसिस भी हो सकती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आना और जाना हो जिसकी वजह से क्लीवेज होती है। स्टीरिक इंटरेक्शन हो सकती है, यानी कि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर की इंटरेक्शन हो सकती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, उसकी वजह से इंटरेक्शन हो सकती है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो सकती है, अगर हाइड्रोफोबिक चीज यानी कि हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड एक्टिव साइट के ऊपर है तो वो किसी हाइड्रोफोबिक चीज को ही साथ लगा सकेंगे जिसकी वजह से उनकी कैटालिसिस होती है। ठीक है, तो एंजाइम क्या करते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को काम करते हैं, यानी कि जो रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए चाहिए होती है उस एनर्जी को ये काम करते हैं और वो इजीली प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। ये आप देख सकते हैं इसकी एग्जांपल मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ कि H2O2 को कन्वर्ट होने के लिए प्रोडक्ट में 78 किलो जॉल एनर्जी चाहिए, लेकिन अगर प्लाटिनम है तो 49 किलो जॉल पे कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और अगर एंजाइम कैटलेस या ग्लूटाथाइन और पेरोक्सीडेज है तो फिर 8 किलो जॉल या उससे कम एनर्जी पे होना शुरू हो। ये होता क्या है जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ये एसिड बेस कैटालिसिस होती है, या प्रोटॉन का आना या जाना, या इलेक्ट्रॉन का आना या जाना, या कोवलेंट कैटालिसिस होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अनस्टेबल इंटरमीडिएट या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हो सकती है। मेटल आयन या कैटलिस्ट हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का आना या जाना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑर्बिटल स्टीयरिंग, जिसको स्टीयरिंग एरोमेटिक ग्रुप की वजह से एरोमेटिक स्टीयरिंग कहते हैं। आगे रेगुलेशन है, रेगुलेशन आपको मैंने बता चुका हूँ कि ये 4 तरीके से मोस्टली होती है। इसमें 5वां है जो है इनहिबिशन, ठीक है, इनहिबिटर के जरिए वो हम करते हैं एंजाइम की रेगुलेशन, वो इनहिबिटर, ठीक है। इसमें मोस्टली ड्रग्स हम यूज करते हैं एज ए इनहिबिटर। तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन को हम डिटेल में करें। कोवलेंट रेगुलेशन क्या होती है, फास्फोरिलेशन और डीफास्फोरिलेशन, और ये मोस्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड से होती है, ठीक है। कोवलेंट मॉडिफिकेशन होती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, सीरीन, थ्रियोनिन और बाद का आता है टायरोसिन में। तो अगर तो फास्फेट ग्रुप लग जाता है, मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के एंजाइम है वो डीफास्फोरिलेशन से एक्टिव होते हैं, मसलन ये ग्लूकोकाइनेज हो गया, पायरुवेट काइनेज हो गया, ये डीफास्फोरिलेशन से एक्टिव होते हैं और फास्फोरिलेशन से एक्टिव हो जाते हैं। इंसुलिन क्या करता है, इनकी डीफास्फोरिलेशन करता है और वो एक्टिव हो जाते हैं, और ग्लूकागॉन इनकी फास्फोरिलेशन करता है और वो इनएक्टिव हो जाते हैं। ट्रिमिंग क्या होता है कि जो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज होते हैं उनकी एक्स्ट्रा सीक्वेंस बाहर आके कट होती हैं तो उसको हम ट्रिमिंग कहते हैं, इसको हम रेगुलेशन थ्रू ट्रिमिंग कहते हैं। हार्मोन थ्रू सिग्नल ट्रांसडक्शन, ये हार्मोनल रेगुलेशन है। तो कुछ हार्मोन है जो फास्फोरिलेशन करते हैं और एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाता है, और कुछ हैं जो डीफास्फोरिलेशन करते हैं और वो एंजाइम एक्टिव या इनएक्टिव हो जाता है। मसलन इंसुलिन है वो डीफास्फोरिलेशन करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंजाइम की, तो वो एक्टिव हो जाते हैं, और ग्लूकागॉन जो है वो फास्फोरिलेशन करता है और वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन को हम डिटेल में करेंगे। एलोस्टेरिक एंजाइम की जो होते हैं उनकी जो है
वो कैटालिटिक साइट के अलावा भी कोई साइट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक साइट होती है। मसलन ये कैटालिटिक साइट के अलावा भी एक साइट है एंजाइम की, ठीक है। तो ये एक एक्टिव साइट है, तो एक्टिव साइट के अलावा भी कोई साइट है, तो ये जो एक्टिव साइट के अलावा जो साइट होती है इसको हम क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक साइट। इसको हम क्या कहेंगे, एलोस्टेरिक साइट। तो इसके ऊपर अगर कोई सबस्ट्रेट इफेक्टर आके लगता है, कोई मॉलिक्यूल आके लगता है, जो मॉलिक्यूल आके लगता है उसको हम फैक्टर कहते हैं। तो वो फैक्टर जब आके लगता है तो ये एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर मॉडिफिकेशन आती है। तो वो मॉडिफिकेशन दो तरह से आती है, ठीक है। या तो एक्टिव साइट की एफिनिटी सबस्ट्रेट के साथ बढ़ जाती है, अगर तो बढ़ जाएगी तो इसको हम फैक्टर को पॉजिटिव इफेक्टर कहेंगे या एक्टिवेटर कहेंगे। और अगर इसके लगने से एंजाइम की एक्टिविटी कम हो गई है तो उसको हम एज ए नेगेटिव इफेक्टर कहेंगे, या बाद बात इसको इनहिबिटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो एलोस्टेरिक साइड होते हैं, एंजाइम होते हैं, ये मल्टीपल सब यूनिट होते हैं, यानी कि इसमें प्रोटीन के काफी ज्यादा यूनिट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये एलोस्टेरिक साइट बनते हैं। तो ये मल्टीपल सब यूनिट होते हैं और रेगुलेटरी एंजाइम मोस्टली होते हैं हमारी बॉडी के, जो एलोस्टेरिक एंजाइम मसलन फास्फोफोटोकाइनेज 1 है, वो भी एलोस्टेरिक एंजाइम है। पायरुवेट काइनेज और हेक्सोकाइनेज वो भी एलोस्टेरिक एंजाइम है, उसके ऊपर इफेक्टर आके लगता है एलोस्टेरिक साइट के ऊपर, एंजाइम की एक्टिविटी को कम करता है या ज्यादा करता है। हेक्सोकाइनेज में हमने पढ़ा था कि अगर ग्लूकोज ने लगना होता है एक्टिव साइट के ऊपर, तो वो ग्लूकोज अगर एलोस्टेरिक साइड के ऊपर आके लग गया तो वो ग्लूकोज की एक्टिव साइड के साथ और बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ जाएगा। और इस केस में अगर सबस्ट्रेट इधर भी आके लग रहा है और एलोस्टेरिक साइड के ऊपर भी आके लग रहा है तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। और ये जो एंजाइम है ये दो तरह का कर्व शो करते हैं, ये आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है और ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। तो इधर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। इसको हम क्या कहते हैं, लाइन वीवर बर्ग जो प्लॉट है इसमें जो कर्व होता है इसको हम हाइपरबोलिक कर्व कहते हैं, ठीक है। इसको हम ये जो हाइपरबोलिक कर्व है। इसी तरह अगर कोई ये जो जितने भी एंजाइम है एलोस्टेरिक एंजाइम, ये जो टेरा मेरा कर्व शो करते हैं, क्योंकि किसी टाइम ये इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और किसी टाइम इनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। तो जब कम हो जाती है तो ग्राफ नीचे आ जाएगा और उससे जो कर्व बनेगा उसको हम सिग्माइडल कर्व कहते हैं। उसके से जो कर्व बनेगा उसको हम सिग्माइडल कर्व कहते हैं। उससे जो कर्व बनेगा उसको हम सिग्माइडल कर्व कहते हैं। तो एलोस्टेरिक एंजाइम की क्या होते हैं, ये मल्टीपल सब यूनिट होते हैं और इनकी एक्टिव साइट के अलावा भी कोई और साइट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक साइट। उसके ऊपर जब फैक्टर आग लगता है तो एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर चेंजेस आती हैं, तो या तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है, कम हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं मल्टीपल सब यूनिट होते हैं। इसके रेट लिमिटिंग रिएक्शन यानी कि रेगुलेटरी रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। सबस्ट्रेट के जो है कोऑपरेटिव फैक्ट शो करता है। अगर ये कोऑपरेटिव फैक्ट तभी होगा जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के ऊपर भी लग रहा है और एलोस्टेरिक साइड के ऊपर भी लग रहा है। तो अगर एलोस्टेरिक साइड के ऊपर आगे लग रहा है तो वो बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ सबस्ट्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्टिव साइड बढ़ा देगा। और ये जितने भी एलोस्टेरिक एंजाइम है ये सिग्माइडल कर्व शो करते हैं, हाइपरबोलिक कर्व शो नहीं करते। तो ये फैक्टर मैं बता चुका हूँ। तो जो एलोस्टेरिक फैक्टर होते हैं इनकी दो टाइप्स होती हैं, होमोट्रॉपिक फैक्टर एंड हेट्रोट्रॉपिक फैक्टर, ठीक है। होमोट्रॉपिक फैक्टर अगर सबस्ट्रेट ही जो है फैक्टर का काम करता है तो वो होमोट्रॉपिक फैक्टर होगा। मोस्ट ऑफन द एलोस्टेरिक सबस्ट्रेट फंक्शन एज ए पॉजिटिव फैक्टर। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको ग्लूकोज की बताई है कि ग्लूकोज अगर लगता है एलोस्टेरिक साइड के ऊपर हेक्सोकाइनेज के तो वो हेक्सोकाइनेज की एफिनिटी बढ़ा देता है, ठीक है। और ये सिग्माइडल कर्व शो करते हैं, हाइपरबोलिक कर्व शो नहीं करते, जिसकी वजह से वीमैक्स और केएम के ऊपर फैक्टर आता है। हेट्रोट्रॉपिक फैक्टर जिन ये ऐसे फैक्टर होते हैं जिनकी सबस्ट्रेट से नेचर डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अभी हमने ग्लूकोज की ग्लूकोज 6 फास्फेट में फॉर्मेशन पड़ी हुई है हेक्सोकाइनेज की।
तो ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है ये प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट एलोस्टेट साइड के ऊपर आके लगता है वो सबस्ट्रेट से डिफरेंट होता है। मसलन ग्लूकोज है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, ग्लूकोज 6 फास्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो अगर एक्सोकाइनेज की एलोस्टेट साइड के ऊपर आके लगता है तो वो मोस्टली इनहिबिट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को। तो ये नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन में यूज होते हैं। ये किस में यूज होते हैं? नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन में। ठीक है, तो इसमें आप ये कर सकते हैं, या फास्फोप्रोटोकाइनेज 1 जो है वो सिट्रेट से ब्लॉक होता है। सिट्रिक एसिड साइकिल जो है माइटोकार्डिया में चलता है। जब उसका लेवल सिट्रेट का हाई हो जाता है फिर वो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस के नाम एंजाइम फास्फोप्रोटोकाइनेज 1 को ब्लॉक कर देता है। तो अगर पहले एनर्जी ज्यादा है तो पिछले रिएक्शन ब्लॉक हो जाते हैं प्रोडक्ट से, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास सिंपल जो एंजाइम है वो ग्राफ शो कर रहे हैं, और ये आपके पास एलोस्टेट एंजाइम जो ग्राफ शो कर रहे हैं। आइसो एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जिनकी डिफरेंट फॉर्म होती हैं लेकिन वो फंक्शन एक ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ऐसे एंजाइम विच परफॉर्म सेम फंक्शन बट दे डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, लोकेशन, मॉलिक्यूलर वेट एंड जेनेटिकली डिटरमिन्ड अमीनो एसिड सीक्वेंस। यानी कि उनका फंक्शन एक है लेकिन उनके जो है ना फिजिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट होती है, उनका मॉलिक्यूलर वेट भी डिफरेंट होता है, लोकेशन भी डिफरेंट होती है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस में? क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ डिजीज में। क्योंकि फंक्शन तो वो एक ही कर रहे हैं लेकिन उनकी बॉडी के अंदर लोकेशन डिफरेंट है। और इसको हम जितने भी एसोजाइम हैं इनको हम इलेक्ट्रोफोर्सेस के जरिए सेपरेट करते हैं, क्योंकि इन सारे एसोजाइम का मॉलिक्यूलर वेट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ये सारे एसोजाइम क्योंकि मल्टीपल सब यूनिट के होते हैं तो इनके अंदर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वो होता है प्रोटीन का विच कंटेन मल्टीपल यूनिट ऑफ प्रोटीन विद 3 डायमेंशनल। तो सबसे पहले आपके पास एक टेट्रामेरिक एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसको हमने पढ़ा है कि ये लैक्टेट को पायरुवेट और पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करता है एनएडी को यूज करते हुए। तो इसके 5 एसोजाइम्स हैं और टेट्रामेरिक है, इसमें 2 तरह की प्रोटीन होती है, एच और एम। एच फॉर हार्ट, यानी कि जिसमें एच सब यूनिट ज्यादा होंगे वो हार्ट में एसोजाइम होगा, और जिसमें एम सब यूनिट ज्यादा होंगे वो मसल में ज्यादा होगा या लिवर के अंदर ज्यादा होगा। तो जो इसके 5 एसोजाइम है और ये टेट्रामेरिक है, और टेट्रामेरिक में जो प्रोटीन होती है वो या तो एच होती है या एम होती है। ठीक है, तो इसमें 5 इसके एसोफॉर्म है, LDH1, LDH2, LDH3, LDH4, LDH5। ठीक है, जो LDH1 है इसमें 4 यूनिट एच के हैं, LDH2 में 3 एच और 1 एम, LDH3 में 2 एच 2 एम, और LDH4 में 1 एच और 3 एम है, और LDH5 में 4 एम है। अब जो अगर किसी को मायोकार्डियल इंफार्क्शन है तो उसमें ये जो है LDH1 है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये लीक होता है हार्ट के मसल से, और वो फिर वो ब्लड में आता है और इसका लेवल बढ़ जाता है अगर मायोकार्डियल इंफार्क्शन है यानी कि हार्ट अटैक है। और लुकेमिया के अंदर ये LDH3 और LDH2 का लेवल बढ़ जाता है। लुकेमिया होता है वाइट ब्लड सेल का बोन मैरो का कैंसर होता है। LDH5 बढ़ता है लिवर और मसल डिजीज, मसल डिस्ट्रॉफी के अंदर। ठीक है, दूसरा हमारे पास इसकी एग्जांपल है क्रिएटिन फास्फोकाइनेज। ये डाइमेरिक एंजाइम है, इसके अंदर 2 यूनिट होते हैं, एक बी और एक एम। बी फॉर ब्रेन और एम फॉर मसल। ठीक है, इसमें CK2 जो है ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। हार्ट के 5% एक्टिविटी होती है हार्ट के अंदर इसकी। ठीक है, और ब्लड के अंदर। और अगर मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया तो 5% से इसकी एक्टिविटी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये लीक आउट होके हार्ट मसल में, क्योंकि ये CK2 जिसमें एक बी यूनिट होता है और एक एम यूनिट होता है। ये डाइमेरिक एंजाइम होता है। जो CK1 है इसमें दोनों बी सब यूनिट होते हैं, और CK2 में एक बी और एक एम, और CK3 में दोनों एम होंगे। ठीक है, अब ऊपर एक चीज आपको मैं बताना भूल गया हूँ। तो हम इनको डिटेक्ट करते हैं इन सारे एसोजाइम्स को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए। अब सारे काम तो एक ही कर रहे हैं, पायरुवेट को लैक्टेट और लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्टिविटी हम मेजर करते हैं। लेकिन अब इसमें से कौन सा एंजाइम बड़ा है इसका नहीं हमें पता, तो उसको चेक करने के लिए हम फिर
SDS पेज करते हैं। SDS पेज में क्या होता है, सेपरेशन हो जाती है, ठीक है, सेपरेशन हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। जिसमें H सब यूनिट होंगे उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, जिसमें M सब यूनिट होंगे उसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है ये सबसे ज्यादा ट्रेवल करेगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, कम है सबसे, फिर ये ट्रेवल करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। अब जिसका बैंड ज्यादा मोटा होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि LDH5 का लेवल बड़ा है तो ये सबसे नीचे वाला बैंड सबसे मोटा होगा, ठीक है। इसी तरह आप क्रीटन फास्फोकाइनेज को देखें तो अगर ये CK2 का बैंड यानी कि इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होता है, ये सबसे ज्यादा ट्रेवल करेगा, उसके बाद इसका और इसके बाद इसका ज्यादा होता है, ये सबसे ज्यादा, इससे कम इसका, इससे कम इसका, यानी कि ये सबसे कम ट्रेवल करेगा, ये उससे ज्यादा ट्रेवल करेगा, ये सबसे ज्यादा ट्रेवल करेगा लैक्टोफोस्फेट। तो अगर इसका बैंड सबसे मोटा आ रहा है SDS पेज पे तो हम कहते हैं कि ये CK2 बढ़ा हुआ है तीनों एंजाइम में से। तो अगर तो मायोकार्डियल फंक्शन है तो CK2 का लेवल 4 to 8 आवर्स के बाद बढ़ जाता है आफ्टर चेस्ट पेन, और 24 घंटे बाद वो पीक पे चला जाता है और 72 घंटे बाद वो नॉर्मल के आ जाता है। ज़ाइमोजेन क्या होता है कि जो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, मसलन सारे प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। द एंजाइम व्हिच आर रिलीज इन इनएक्टिव फॉर्म आर नोन एज ज़ाइमोजेन, या उनको प्रो एंजाइम कहते हैं, उनको हम ज़ाइमोजेन कहते हैं या प्रो एंजाइम कहते हैं। तो ये एंजाइम एक्टिव फॉर्म में आते हैं बाय ट्रिमिंग। ट्रिमिंग क्या होता है, इनकी एक्स्ट्रा सीक्वेंस कटती है। मसलन स्टोमक के अंदर पेप्साइनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन और लो पीएच, ठीक है। इसी तरह पैंक्रियाज के अंदर ट्रिप्साइनोजेन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है बाय एंटेरोकाइनेज और ट्रिप्सिन। ये बकाया सारे एंजाइम ट्रिप्सिन की मौजूदगी में एक्टिव फॉर्म में आते हैं। मतलब ये पोलास नहीं है, ये प्रो लास्टेज है, ये लास्टेज में कन्वर्ट होता है। तो ये आपके पास है ट्रिमिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रिमिंग। ये आप देख सकते हैं, ये पेप्साइनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ, पेप्सिन की मौजूदगी में ट्रिप्साइनोजेन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ, ट्रिप्सिन की मौजूदगी में काइमोट्रिप्साइनोजेन काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ, ट्रिप्सिन की मौजूदगी में प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ट्रिप्सिन की मौजूदगी में कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में आया। ये एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है और ये इनएक्टिव फॉर्म है। ये प्रो एंजाइम है या ज़ाइमोजेन कहते हैं इनको, ये एक्टिव फॉर्म है। इसी तरह प्रो लास्टेज में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन। आगे इफेक्टिव फैक्टिंग या एंजाइम एक्टिविटी बहुत ही सिंपल है कि अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जितने टाइम बढ़ाएंगे उतने टाइम बढ़ेगा। इसी तरह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, लेकिन जब एंजाइम की फुली सैचुरेशन हो जाएगी विद सबस्ट्रेट तो फिर वो उसके बाद एंजाइम का जो सबस्ट्रेट का इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हार्श टेम्परेचर पे एंजाइम एक्टिव रहते हैं। मसलन मोस्टली हमारे बॉडी के एंजाइम जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे वर्क करते हैं बेस्ट, तो वो उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, तो वो उसके बेस्ट वर्क करते हैं। इसी तरह हमारे बॉडी के एंजाइम एक खास पीएच के ऊपर ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करते हैं, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, उसको हम उसकी ऑप्टिमम पीएच करते हैं। मसलन जितने भी आपके पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम है ये 6 to 8 पीएच के ऊपर वर्क करते हैं, तो ये उनकी ऑप्टिमल एक्टिविटी है। इसी तरह स्टोमक का एंजाइम है पेप्सिन, ये 2.1 के ऊपर वर्क करता है, इसको अगर हम अल्कलाइन पीएच देंगे तो ये डी नेचर हो जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो फिर ये फीडबैक नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन में यूज़ होगा। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो प्रोडक्ट एलोस्टेरिक साइड के ऊपर आके लगते हैं, तो वो एलोस्टेरिक एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम जो है उनकी ऑक्सीडेशन होती है रेडिएशन की वजह से हो सकती है, फ्री रेडिकल की वजह से हो जाती है, जिसकी वजह से उनके सल्फाइडल ग्रुप में डाइसल्फाइड लिंकेज बन जाती है और वो डीनेचर हो जाते हैं। इनहिबिटर, इसको हम डिटेल में करेंगे। इसमें एक जो इफेक्ट है ये मैं आपको बताता हूँ, ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से बढ़ रहा है,
रेट ऑफ रिएक्शन जो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से बढ़ रहा है। तो इसमें लेट्स सपोज कि आपने 100 यूनिट एंजाइम यूज किए हुए हैं, तो ये रेट ऑफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन यूं ही ये प्रोडक्ट का साइज बढ़ता है 200 मिलीमोल पर, जो है ना, पर 200 मिलीमोल पे बढ़ता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन आगे कांस्टेंट हो जाता है। तो ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे जितने भी इंजाइम हैं वो सारे सैचुरेट हो गए हैं, एंजाइम की एक्टिव साइट सारी सैचुरेट हो गई हैं सबस्ट्रेट से। आगे 200 से आप 300 कर रहे हैं, 400 कर रहे हैं, 500 कर रहे हैं, उसने लगाना सिर्फ 200 का ही है, और 200 का ये प्रोडक्ट कन्वर्ट कर रहा है। लेट्स सपोज कि ये 1000 प्रोडक्ट पर सेकंड मार रहे हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटी में ये 1000 प्रोडक्ट पर सेकंड मार रहे हैं, तो ये 1000 ही रहेंगे। ठीक है, 1000 ही रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो ये जब रेट ऑफ रिएक्शन बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो इसको हम मैक्सिमम वेलोसिटी कहते हैं। अगर इसका हाफ लें, ये 1000 प्रोडक्ट पर सेकंड है, अगर इसका हाफ लें तो ये 500 प्रोडक्ट पर सेकंड है, ये हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। अगर ये हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी जहाँ पे एक्स एक्सेस पे इंटरसेप्ट करती है, ये इसकी क्या वैल्यू होगी? लेट्स सपोज कि ये 5 मिलीमोल पे जाके इंटरसेप्ट कर रही है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी 5। तो जितनी किसी एंजाइम की क्या वैल्यू कम होगी, उतनी वो जल्दी हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेन कर लेगा, और इतना वो अच्छा एंजाइम होगा। ठीक है, तो के वैल्यू होती है मिchaelis मेंटेन कांस्टेंट। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये काइनेटिक्स को पेश किया था। ये मैं आपको चीजें बता चुका हूँ। आगे हमारे पास इनहिबिशन है। एंजाइम की इनहिबिशन दो तरह की होती है। ठीक है, इनहिबिशन को हमने पढ़ा था, ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे कंपाउंड जो इनहिबिट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को, उनको हम इनहिबिटर कहते हैं, और उस फिनोमेना को हम एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। तो दो तरह की इनहिबिशन होती है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में क्या होता है कि जो आपका इनहिबिटर है वो कोवलेंट फोर्स से एक्टिव साइड या एलोस्टेरिक साइड के ऊपर आके लगता है और एंजाइम को कंप्लीटली डीनेचर कर देता है, वो रीगेन नहीं कर सकता एक्टिविटी। रिवर्सिबल में क्या होता है, इसमें जो आप अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो वो ये नॉन कोवलेंट फोर्सेस से जुड़ा होता है, तो ये उतर जाता है। तो इसमें कम्पिटिटिव है, नॉन कम्पिटिटिव है और अनकम्पिटिटिव है। ठीक है, तो इनहिबिटर करता क्या है? काज ए लॉस ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, चेंज द प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम, मे बी कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव, सम इफेक्ट आर इरिवर्सिबल। ठीक है, तो इरिवर्सिबल में क्या है कि जो आपका इनहिबिटर है वो कोवलेंट फोर्सेस से एक्टिव साइड या एलोस्टेरिक साइड के साथ लगा और उसको कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है इंसेक्ट की। मसलन इंसेक्ट के ऊपर एक सीरीन गैस अगर ये यूज कर रहे हैं, तो ये एसिटाइल कोलिन एस्टेज की एक्टिव साइड के ऊपर जाकर लगेगी और उसको कंप्लीटली ब्लॉक करेगी, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है उसके अंदर मैसेजेस कंटिन्यूसली आगे जाते रहेंगे, जिसकी वजह से उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा, प्रोसेस होगी और उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह दूसरी एग्जांपल है पेनिसिलिन। ये सेल वॉल सिंथेज का एंजाइम है पेप्टाइडेज, उसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर देती है और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। मसलन स्टेफिलोकोकस एंड अदर इसकी स्पीशीज है। कम्पिटिटिव इनहिबिशन में ये मोस्टली रिवर्सिबल होता है। कम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसमें क्या होता है कि एंजाइम की एक एक्टिव साइड होती है, तो इनहिबिटर और सबस्ट्रेट का कंपटीशन होता है एक एक्टिव साइड के लिए। अगर इनहिबिटर लग गया तो एक्टिविटी कम हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगा, और अगर सबस्ट्रेट लग गया तो वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक्टिव साइड है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें। अच्छा, ये जो इनहिबिटर होता है इसका ये देखें, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। तो ये कंपटीशन होता है, ये इनहिबिटर है और ये आपका सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो अगर सबस्ट्रेट आगे लग गया तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और अगर इनहिबिटर लग गया तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को कम हो गया। तो कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि कंपटीशन होता है सबस्ट्रेट का एक्टिव साइड के साथ। अगर इनहिबिटर लग गया तो वो अपना एक्टिविटी शो करेगा, और अगर लग गया है सबस्ट्रेट तो वो अपनी एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, इसमें आप देखें ये नो इनहिबिटर, रेड जो पीक है ये नो इनहिबिटर वाली है। ठीक है, और ये जो नीचे वाली ब्लू पीक है ये कम्पिटिटिव इनहिबिशन वाली है।
कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, के एम वैल्यू कम हो ज्यादा हो जाती है। क्यों के एम वैल्यू ज्यादा हो जाती है लेकिन वी मैक्स सेम रहती है? ठीक है, ये क्यों वी मैक्स सेम रहती है और के एम वैल्यू इंक्रीज कर जाती है? क्योंकि शुरू में कंपटीशन चल रहा होता है इनहिबिटर का और सबस्ट्रेट का आपस में, कि मैं लगूंगा तुम लगोगे मैं लगूंगा, क्योंकि शुरू में सबस्ट्रेट भी ज्यादा है इनहिबिटर भी ज्यादा है। ठीक है, तो इनहिबिटर भी लग सकता है और सबस्ट्रेट, जिसकी वजह से बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ सबस्ट्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्टिव साइड कम हो जाएगी और फिर ये ज्यादा टाइम में हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेन करेगा, जिसकी वजह से के एम वैल्यू उसकी इंक्रीज कर देगी। लेकिन जो ही सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इनहिबिटर उतरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इनहिबिटर जो ही सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पहुंचती है ये अराउंड 200 मिलीमोल, सारे इनहिबिटर उतर जाते हैं। तो उसी टाइम पे ये वीमैक्स अटेन कर लेता है, जिस तरह नॉर्मल एंजाइम जिसके ऊपर इनहिबिटर अटेन नहीं होता। तो कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि के एम वैल्यू क्या होती है, सेम रहती है और वीमैक्स सॉरी के एम वैल्यू बढ़ जाती है और वीमैक्स सेम रहती है। अगर इसकी एग्जांपल है, एक हमारे पास ड्रग होती है कैप्टोप्रिल, ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करती है। कैसे? हमारे किडनी के अंदर एक प्रोटीन प्रोड्यूस होती है एंजियोटेंसाइनोजेन। ठीक है, ये एंजियोटेंसाइनोजेन रीनल एंजाइम की मौजूदगी में किडनी के अंदर एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाती है और एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम में। तो अगर ये एंजियोटेंसिन 2 बन गया है तो ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट कर जाती है और ब्लड उनसे तेजी से फ्लो करता है, ब्लड जो है वो तेजी से फ्लो करता है। तो कैप्टोप्रिल क्या करती है, इस एंजाइम को ब्लॉक करती है जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह अगर एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो ब्लड वेसल डायलेट ही रहेगी और ब्लड स्मूथली जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये इसी तरह कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करना है तो उसके लिए हम लोवास्टेटिन यूज करते हैं। तो वो भी कौन से एंजाइम को ब्लॉक करती है, हाइड्रोक्सीमिथाइल कोए रिडक्टेज को, हाइड्रोक्सीमिथाइल ग्लूटाराइल कोए रिडक्टेज को। इसी तरह अगर आप देखें आगे आपके पास नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइड के ऊपर बाउंड नहीं करता बल्कि एलोस्टेरिक साइड के ऊपर बाउंड करता है। ठीक है, और मोस्टली ये जहाँ पे ये जिन एंजाइम के ऊपर ये बाउंड कर देता है उसकी एंजाइम की एक्टिविटी कंप्लीटली खत्म हो जाती है। ठीक है, या कम हो जाती है। तो इसमें आपका जो है वीमैक्स कम हो जाती है लेकिन के एम वैल्यू मोस्टली केसेस में सेम रहती है। मसलन सियानाइड कंबाइंड विद आयरन इन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इसी तरह हैवी मेटल है सिल्वर मरकरी है, ये कंबाइन करते हैं सल्फाइड्रल ग्रुप के साथ। तो ये भी क्या है आपके पास हैवी मेटल है, ये सल्फाइड्रल ग्रुप को ब्लॉक करती हैं। तो इनके इफेक्ट को हम कैसे खत्म कर सकते हैं हैवी मेटल के इफेक्ट को, अगर हम ये चिलेटिक इंजेक्टर में ऐड करते हैं थाइलिन डाइमिन टेट्रा एस्टिक एसिड। ठीक है, तो ये इसके अलावा इसमें किस तरह इफेक्ट होता है, किस तरह वीमैक्स कम हो जाती है, इसको हम देख लेते हैं। इधर गया वो ग्राफ, हाँ ये आपके पास नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। अब शुरू में क्या है, लेट्स सपोज के एक सिस्टम के अंदर 100 एंजाइम है। ठीक है, 100 एंजाइम में से आपने 100 उसके 100 की बजाय 50 इनहिबिटर यूज किए हैं। ठीक है, तो अगर 50 आपने नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर यूज किए हैं तो 100 एंजाइम है तो 50 के ऊपर लग जाएगा एलोस्टेरिक साइड के ऊपर इनहिबिटर लग जाएगा, तो वो तो सिस्टम से आउट होंगे। ठीक है, सिस्टम से वो आउट हो जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाएगा। पहले ये मैक्सिमम रेट था वो फिर हाफ हो जाएगा क्योंकि पहले 100 एंजाइम थे अब 50 रह गए। अब शुरू में क्या हो रहा है, कंपटीशन तो नहीं है एक्टिव साइड के खिलाफ, ये जो इनहिबिटर है ये एलोस्टेरिक साइड पे जाके लग रहा है, तो इसमें के एम वैल्यू के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि शुरू में इनहिबिटर भी ज्यादा है एंजाइम भी ज्यादा है और एंजाइम जो है इनहिबिटर है वो एक्टिव साइड के ऊपर लग ही नहीं रहा बल्कि वो एलोस्टेरिक साइड के ऊपर जाके लग रहा है, जिसकी वजह से वीमैक्स कम हो जाती है। binds to enzyme and enzyme substrate complex other than catalytic side, यानी कि एलोस्टेरिक साइड के ऊपर जाके लगता है
और एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। तो इसमें के वैल्यू सेम रहती है, वी मैक्स कम हो जाती है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और एग्जांपल हैं। एस्टाजोलामाइड ये डायरेटिक के तौर पर काम करती है, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज को ब्लॉक करती है। इसी तरह एलोपिरिनोल है, वो जैंथीन ऑक्सीडेज को ब्लॉक करती है, जो पेन को कम करती है। इसी तरह एस्पायरिन है, वो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को ब्लॉक करती है, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम कर रहा है। इसी तरह कैप्टोप्रिल है, वो एंजियोटेंशन 1 कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक करती है, जो कि ब्लड प्रेशर को कम करती है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट एंजाइम चैप्टर, कंप्लीट एंजाइम चैप्टर। अब आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आने चाहिए। हाँ जी, क्वेश्चन प्लीज। नहीं है, चलें फिर ये गई रिकॉर्ड।